पिछले कुछ दिनों में जो लोग देशभक्त रेगुलरली देखते हैं उन्होंने एक चीज जरूर नोटिस की और हमें भर भर कर मैसेज भी किया कि देशभक्त तुम्हारे सुर तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले लग रहे हैं। वो जो तीखापन है, वो जो सवाल पूछने का जो स्टाइल है, वो अब बदला हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? यूं कि पहलगाम के टेरर अटैक के बाद और खासकर कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद हमने एक सिंपल सी पॉलिसी अडॉप्ट की कि भैया हम फुल सपोर्ट देंगे और सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये युद्ध की बात है और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो सरकार ले रही है और हमारे आर्म्ड फोर्सेस को तो हमेशा ही हम सपोर्ट करेंगे। सरकार पर भी इस समय सवाल उठाना सही नहीं होगा। हालांकि गलतियां बहुत कुछ थी, सवाल मन में बहुत थे और गलतियां भी ऐसी ऐसी हुई हैं जो बहुत चौंका देने वाली है, लेकिन हम चुप रहे क्योंकि हमने कहा कि पहले ये जो फॉग ऑफ वॉर है उसे सेटल डाउन कर जाने दो, उसके बाद धीरे धीरे हम सवाल पूछेंगे, जवाब भी ढूंढेंगे। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो हुआ है और जिस तरीके से पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, खासकर कि बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर आईटी सेल के जो करता धरता हैं, जो चीफ हैं अमित मालविया, उनसे जो ट्वीट हुई है, उसके बाद मेरा तो मन एकदम खट्टा हो चुका है। पहले भी बीजेपी ने ये एक ऐसा ट्वीट जो कि 9 मई को जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था उसी के बीच में, अब मैं वीडियो यहां प्ले नहीं कर रहा हूं, बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल पर जाके देख लीजिएगा, लेकिन यूपीए पे टिप्पणी करते हुए ये कहा कि अब तो मोदी आ गया है और अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और अब टेरर के साथ कोई समझौता नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी। और कल जब सीजफायर की बात लॉक ही हो रही थी, पूरी तरीके से बात सेटल भी नहीं हो गई थी, अमित मालविया आते हैं, ऐसा घटिया तरीके का ट्वीट करते हैं। पहले ट्वीट में तो ऐसा लिखते हैं कि इंडिया स्ट्राइक्स बैक। हमने कहा बहुत बढ़िया है, लेकिन जब फोटो देखा तो देखा कि नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं फाइटर प्लेन के सामने। तो इंडिया स्ट्राइक्स बैक बताना चाहते हो अपने भक्तों को या दिखाना चाहते हो कि मोदी स्ट्राइक्स बैक? और दूसरे में तो विक्ट्री फॉर इंडिया में कोई जवान नहीं, कोई फोर्सेज नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही लगा दिया। जिस तरीके की ओछी पॉलिटिक्स यहां खेली जा रही है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ट्वीट से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि बीजेपी की मंशा किस तरफ जा रही है। और अगर बात सिर्फ इसकी होती या बीजेपी की इस मैसेजिंग की होती तब भी ठीक है। होर्डिंग देखिए, जब यह पूरा युद्ध चल रहा है, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता किस किस तरीके के होर्डिंग्स रस्ते पर लगा रहे हैं। अगर आपको आपके देश से प्यार है, अगर आप देशभक्त हो, तो क्या आपको यह मंजूर होगा कि ये जो मोदी वॉर फटीग में और आईएएफ का यूनिफॉर्म पहनकर चले हैं पाकिस्तान को हराने के लिए, क्या यह सही है? इस समय यह करना चाहिए था? तो हमने कहा जब बीजेपी इतना पॉलिटिक्स खेल रही है तो फिर हम भी सवाल पूछेंगे जो कि पॉलिटिकल है, जो हम भी सवाल पूछेंगे जो अनकंफर्टेबल है। अब इसके लिए फिर जैसा आप करते आए हो पिछले कुछ दिनों में कि जो पसंद नहीं आए, जिसके सवाल अच्छे नहीं लगे, उसका चैनल बैन कर दो या उस पर एफआईआर कर दो। एक तरफ हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की ही तरह हरकत करते हैं जहां पाकिस्तान ने भी पूरा ट्विटर ही बैन कर दिया था, हम 8000 ट्विटर हैंडल्स बैन करने की बात करते हैं। तो देशभक्त के आज के एपिसोड में जब सरकार ने पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया है तो अब हम भी कुछ सवाल जरूर उठाएंगे, क्योंकि अभी लग रहा है कि हां 24 घंटे होने को आ रहे हैं, किसी तरीके का एक सीज फायर तो मेंटेन हो रहा है। सीज फायर क्यों किया गया है? सीज फायर की दरकार क्या थी? क्या आर्म्ड फोर्सेस के साथ मजाक खेला गया है? क्या एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था जिसको मोदी ने सोचा उसने अटेन कर लिया है तो अब सीज फायर कर दिया जाए? ये सारे जो सवाल हैं अब जरूर उठेंगे और ऐसे सवाल बहुत दिनों से ही बहुत लोगों के मन में था, लेकिन अब बात आ गई है कि अगर सरकार खुद पॉलिटिक्स खेलने में आ गई है और अपना बच बचाव करने पर आ गई है तो ये सवाल जरूर उठेंगे। सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान बेसिस को हिट किया है, इस पर कोई डिबेट डिस्कशन नहीं है। सबसे ज्यादा घाव जो पाकिस्तान को पहुंचाया गया है, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल से हो, चाहे हमारे एयर रेड से हो, पाकिस्तानी एयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके बेसिस को अटैक किया गया है, इस पर कोई डाउट नहीं है। आज इंडियन एयरफोर्स ने एक ट्वीट करके भी बताया, द इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इट्स असाइंड टास्क इन ऑपरेशन सिंदूर विद प्रिसिशन एंड प्रोफेशनलिज्म। ऑपरेशंस वर कंडक्टेड इन डेलिबरेट एंड डिस्क्रीट मैनर aligned with national objectives. Since the operations are still ongoing, a detailed briefing would be conducted in due course. The IAF urges all to refrain from speculation, dissemination of unverified information.
कौन सी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन की यहां बात हो रही है? ऑब्वियसली रफाल की बात हो रही है, जिसके बारे में पाकिस्तान सुबह शाम ढिंढोरा पीट रहा है और जो पूरा नैरेटिव है ये जो ऑपरेशन सिंदूर का, उसे बदलने की कोशिश कर रहा है। हमने अपने पिछले एपिसोड में भी बहुत क्लियरली बोल दिया था कि इंडिया का एक सेट ऑब्जेक्टिव था, अपना एक क्लियर रेड लाइन ड्रॉ करने का एक एम था, जो कि हमने किया है कि अगर अब टेरर अटैक होता है तो हम उसे एज एन एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। और दूसरी चीज बहुत क्लियरली जो हमने स्टेट कर दिया है कि अब हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके भी पाकिस्तानी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे। तो जहां तक हमारी आर्म्ड फोर्सेस की बात रही, शॉर्ट नोटिस पे, पता नहीं अंडर प्रेशर या नहीं, लेकिन डेफिनेटली शॉर्ट नोटिस में उन्होंने बहुत खूब का काम किया है। याद रखिए, हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान को तब अटैक किया जब पाकिस्तान की फोर्सेस 100% विजिलेंस पर थी, 200% एक्टिव थी, उनको मालूम था कि हम आने वाले हैं, तब भी हमने संयम नहीं बरता, हमने उसी समय जाकर अटैक कर दिया। जबकि देशभक्त में हमने बार बार बोला था कि अगर फोर्सेस अपने टाइम, अपने चूजिंग, संयम रखकर ध्यान से, धैर्य से अटैक करे तो बेहतर। लेकिन मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना था, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को खुश करना था, इसी समय अटैक करना था कि हमने बालाकोट 12 दिन में किया था, तो हमने पहलगाम का भी बदला 14 दिन के अंदर ही लेना था। मे बी नॉट द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस फुल 100% एक्टिव थी, लेकिन तब भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत बढ़िया काम किया है। उनके डिफेंस सिस्टम को निस्तो नाबूद किया है, लाहौर में जाकर अटैक किया है, उनके एयर बेसेस को, और हमने पिछले एपिसोड में पूरे मैप ग्राफिक्स आपको समझाया भी था कहां एयर बेसेस पे अटैक किया है। अब कितना किया है, उनका पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल हमने तबाह कर दिया या नहीं कर दिया, ये तो स्पेकुलेशन का मैटर है, लेकिन क्लियरली हमने एक इंपैक्ट क्रिएट किया था। तो सवाल आता है कि अगर बाजी हमारे हाथ में थी, अगर हमने उनके एयर बेसिस पर अटैक किया था, अगर हमने जीत हासिल कर रहे थे, अगर वॉर वाज गोइंग इन आवर फेवर, इफ दिस अटैक वाज गोइंग इन आवर फेवर, तो हम पीछे क्यों हटे? ऐसा क्यों लग रहा है सीज फायर के अगले दिन कि पाकिस्तान की जीत हुई है और प्रोपेगेंडा में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं? हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो 100% मैच हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल और प्रोपेगेंडा जो ऑब्जेक्टिव्स थी वो कहीं ना कहीं फेल हो गई। खासकर कि बीजेपी की तरह, जो कि एक पार्टी जो समझती है कि ऑप्टिक्स क्या होता है, प्रोपेगेंडा क्या होता है, जो एक नैरेटिव बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो बीजेपी जब समझती है तो इतनी बुरी तरीके से फेल कैसे कर गई? खुद बीजेपी के सपोर्टर्स या फिर एनालिस्ट या आलोचक या इंटरनेशनल अखबारों को टटोल कर देख लीजिए और आप समझ पाएंगे कि क्यों मोदी हैज लॉस्ट द प्लॉट के बातें चल रही हैं। सबसे पहला, अगर हम एडवांटेज पर थे, अगर हमने उनके एयरक्राफ्ट को हिट किया है, उनके एयर बेसिस को हिट किया है, उनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर क्षति पहुंचाई है या क्षति पहुंचाने के पास हो गए थे, जिसके बाद अपेरेंटली पाकिस्तान त्राही त्राही होकर अमेरिका के पास भीख मांगने गया कि पीस समझौता कर लिया जाए, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिका ने हमारा इतना भद्दा मजाक उड़ा दिया? जब डोनाल्ड ट्रंप का यह मैसेज आता है, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries for using common sense and great intelligence. Thank you for your attention in this matter. डोनाल्ड ट्रंप अब हमें बोलेगा कॉमन सेंस यूज करने के लिए और इंटेलिजेंस यूज करने के लिए। द डमेस्ट प्रेसिडेंट इन अमेरिका अब हमें बोलेगा कि हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आई है तो मैं आपको समझा देता हूं। इंडिया और पाकिस्तान को आपने हाइफनेट कर दिया। जो पाकिस्तान की औकात है वही हमारी औकात है। हम कोई बुर्किना फासो नहीं है, कोंगो नहीं है, जो अमेरिका आकर बोलेगा ए दोनों बंदरे तुम लोग लड़ रहे हो, लड़ना बंद करो। हमारी हालत अब यह हो गई है, जबकि हमने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का मैटर हमारा बायलैटरल मैटर है, हमें इंटरनेशनलाइज नहीं करना है, हम आपस में लड़ेंगे, आपस में समझौता कर लेंगे, आप 12 कट लो, हमें आपकी इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि अगर हम एडवांटेज पर थे, अगर हमने एयर बेसिस को हिट किए थे, अगर वॉर हमारे फेवर में जा रहा था, तो हमने इंटरवेंशन के लिए अग्री क्यों किया? हमने डोनाल्ड ट्रंप को मौका क्यों दिया? उसके ऊपर हमारे अनाउंस करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप बैठकर वहां से ट्वीटिंग कर रहे हैं। इससे ज्यादा डिप्लोमेटिक, ज्यादा झापड़ हमें मिल नहीं सकता था, लेकिन नहीं, हमने तो अगले दिन एक और झापड़ खाना है। तो डोनाल्ड ट्रंप फिर आ जाते हैं संडे के दिन अपना ट्वीट लेके, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंगली पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। भाई किसको पेट्रोनाइज कर रहे हो दादाजी?
क्या आपके बच्चे हैं इंडिया और पाकिस्तान? Of having the strength, wisdom, and fortitude to fully know and understand that it was time to stop the current aggression could have led to the death and destruction of so many and so much. Millions of good innocent people would have died. Your legacy is greatly enhanced by your brave actions. I'm proud that USA was able to help you and arrive at this historic and heroic decision. हाँ भैया, ले लो तुम अपना नोबेल प्राइज ले लो, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर तो ठीक से रुकवा नहीं पाए, तो इसी से अपना नोबेल प्राइज इकट्ठा कर लो. While not even discuss, I am going to increase trade substantially with both these great nations. Additionally, I will work with both of you to see if after a quote unquote 1,000 years, a solution can be arrived for concerning Kashmir. God bless the leadership of Pakistan and India. Job well done. अगर इस मैसेज का आप संदर्भ नहीं समझ पाते हो तो वो भी समझा दूं कि यहां एक अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हम मीडिएट करेंगे आपके बीच में कश्मीर को लेकर. जो चीज पाकिस्तान दशकों से चाहती थी, जो चीज हमने दशकों से इफेक्टिवली रोक कर रखा था, वो नरेंद्र मोदी सरकार के अंडर हो गया. जो पाकिस्तान को आपने एक हथौड़ा दे दिया कि कश्मीर को अब हम इंटरनेशनलाइज करेंगे, क्योंकि कश्मीर इसी मैसेज को लेकर बोलेगा अब हमें इसे इंटरनेशनल फोरम में डिस्कस करना है. जो चीज हमने पूरे इंटरनेशनल फोरम को दशकों से बोल के रखा था कि कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा, मुद्दा जो भी है हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरली डिस्कस कर लेंगे. अब पाकिस्तान इसको ले जाकर बोलेगा कि यह इंटरनेशनल मुद्दा है. तो जो चीज हमने इतने दशकों से सेट की थी, डिप्लोमेटिक जीत हासिल की थी, वो यहां रिवर्स हो जाती है. और इसीलिए स्काई न्यूज के इस बहुत ही बढ़िया एक लेख में भी ये लिखा गया है, इंटरवेंशन इन कश्मीर इज अ पॉइजनस फ्रूट. तो जिस तरीके का इंटरनेशनल इंटरवेंशनिज्म जो लोग चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए कश्मीर में करना, आप वो चीज अलाउ कर रहे हो. तो वॉर रुकवाने के चक्कर में बड़े पॉपो आकर अब कश्मीर में इंटरफेयर करेंगे. ये सबसे बड़ी हार हुई, जो नैरेटिव हार है हमारे तरफ से. एक तो हार हुई डोनाल्ड ट्रंप के आने से. सवाल यह है, एज आई सेड, कि अगर हम जीत रहे थे, अगर हमने हमला किया था, तो फिर हमें ये पॉज लेने की क्या जरूरत है. हर मिलिट्री एनालिस्ट ने पिछले 12 घंटे में एक बात कही है कि पाकिस्तान और हमारी जब बड़े मिलिट्री पावर्स आप कह सकते हो, पाकिस्तान के पास भी बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर है जो कि चाइना ने उसे दिया है. तो फिर बात आ जाती है इकोनॉमी की. अगर हम चाइना का सप्लाइड सामान कुछ दिन और खींचते, अगर हम पाकिस्तान को फोर्स करते ये युद्ध को स्लो बर्नर पर कुछ दिन और चलने के लिए, तो हम उन्हें फाइनेंशियली हिट कर पाते. याद रखिए, कटोरा लेकर घूमता है पाकिस्तान वैसे फाइनेंसेस के लिए, तो हम उन्हें ड्रेन कर सकते थे, स्ट्रेन कर सकते थे, और लोगों को भी समझ में आता था कि पाकिस्तान आर्मी की सच्चाई क्या है. हाँ, कुछ वेपन्स हैं, ब्लस्टर दिखाने के लिए है, कुछ दिन वॉर दिखाने के लिए है, लेकिन लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट के लिए नहीं है. हमें नुकसान भी होता, लेकिन पाकिस्तान की असलियत तो सामने आ जाती. हमने ये क्यों नहीं किया? हमने इसको इमीडिएटली यहां क्यों एंड कर दिया? पाकिस्तान को एक्सपोज क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब अभी हमारे पास नहीं है. हो सकता है भक्त मंडली और स्पिन डॉक्टर्स और लेजर आई इस पर काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक हमारे पास यह जवाब नहीं है कि इंटरवेंशन की क्या जरूरत थी. जब हमने बेसिस अटैक किए थे, हमारे फेवर में चीजें जा रही थी, हमने उनके एग्रेसिव अटैक्स अपने एयर S-400 या फिर आकाश डिफेंस सिस्टम से रोक लिया था. तो क्या जरूरत थी इस समय इंटरवेंशन के लिए और सीज फायर के लिए? और दूसरी कि क्यों ना हम इसको थोड़े दिन और खींचते और पाकिस्तान को फाइनेंशियली एक्सपोज कर देते. अब आती है तीसरी बात, हमारी इंटरनेशनल आइसोलेशन. हमारे लेजर आईज जो हर जगह जाकर बढ़िया रील और बढ़िया सार्कास्टिक कमेंट मारते हैं और उसको दबा दबा कर भक्त मंडली उसको रिट्वीट करती है लेजर आईज लगाकर. आज सिचुएशन यह है कि चाइना एग्रेसिवली सपोर्ट कर रही है. चलिए ठीक है, चाइना ने तो पाकिस्तान को अपना एक गिनी पिग बना लिया है, हमारे मिसाइल सिस्टम यहां टेस्ट करो और पूरे दुनिया भर में हमारा डंका बजेगा. लेकिन इंडिया के साथ कौन है? जब चाइना कह रहा है वी विल कंटिन्यू to stand by Pakistan, uphold its sovereignty, territorial integrity, तो फिर लेजर आइज क्या कर रहे थे? चाइना पर प्रेशर नहीं डाल सकते हो, ठीक है, तो फिर दूसरे अजरबैजान के ऊपर, तुर्की के ऊपर. तो तुर्की भी पाकिस्तान के तरफ, अजरबैजान भी पाकिस्तान के तरफ, चाइना भी पाकिस्तान के तरफ. भाई हमारे तरफ कौन है जिसने बोला है वी विल अनइक्विवोकली स्टैंड विद इंडिया एंड इंडिया इज राइट एंड पाकिस्तान इज रॉन्ग? हाँ ठीक है, सबने बोला पहलगाम बहुत गलत है, बहुत बुरा हुआ है, इंडिया हैज अ राइट टू स्ट्राइक, लेकिन हमारे साथ खड़ा कौन रहा?
सबने तो अपना अपना पल्ला झाड़ लिया जब इंडिया के साथ अनक्वेश्चनेबली खड़े होने की बात है। लेकिन लेजर आइज के तो रील्स चलते रहेंगे, साउंड बाइट आते रहेंगे, भक्त मंडली उन्हें सपोर्ट करती रहेगी। चलिए ये भी मैं मान जाता हूं, ये तो तीसरी बात हो गई। चलिए इंटरनेशनली हम आइसोलेट हो गए, इंटरनेशनली हमारे पास उतना सपोर्ट नहीं है जितना पाकिस्तान के पास पब्लिकली आ गया। लेकिन एक बात बताइए, जहां हम कह रहे हैं सारा बात 10 साल से सुनते आए, कान पक गए सुनते सुनते, हम विश्व गुरु बन गए हैं, हम वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बन गए हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इतना प्रेशर नहीं कर पाए कि अच्छा कुछ दिनों के लिए लोन रोक दो, कम से कम पाकिस्तान को यह डिस्प्ले कर दो कि भाई हमारी भी इंटरनेशनल स्टैंडिंग और स्ट्रेंथ क्या है। हमें तो बोला जाता है कि हाँ, हम इंटरनेशनली जब जाते हैं तो हमारा पासपोर्ट देखकर लोग पानी पानी हो जाते हैं, हमारी बात तो डोनाल्ड ट्रंप और सब लोग सुनते हैं और सब लोग सर झुकाकर बात करते हैं। तो ये क्या हो गया कि पाकिस्तान इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अंदर जाकर भी एक इतना बड़ा लोन ले लेता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और इसका कोई पोस्टपोनमेंट तक नहीं हो सकता। मैं मानता हूं ठीक है, इंडिया इतना भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा कि पूरा लोन रुकवा देगा, लेकिन कुछ डिसिप्लिन लाने के लिए, कुछ प्रेशर लाने के लिए, कुछ हमारे फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए क्या हम डिप्लोमेटिकली इतना भी नहीं कर पाए कि आईएमएफ के लोन को एक हफ्ते तक के लिए रुकवा दें? पाकिस्तान ने यह लोन लिया और डंका भी बजाया कि इंडिया घंटा नहीं कर पाया और हमने ये लोन सबके सामने से ले लिया, जबकि पाकिस्तान का टेरर ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है सबको मालूम है, और कितना पैसा इसमें से टेररिज्म में जाएगा सबको मालूम है, तब भी हम इसे नहीं रोक पाए। तो ये हुई चौथी बड़ी मिस। अब आते हैं पांचवें चीज पर भी, जिसके बारे में इंटरनेशनली तो सबने बात किया है, लेकिन हम सोचते हैं कि यह सवाल तो पूछने लायक ही नहीं है, और पूछेंगे तो डिलीट हो जाएंगे, ट्रोल हो जाएंगे या मार दिए जाएंगे। मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं प्ले करूंगा, लेकिन पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बात को घुमा कर फिरा कर इंटरनेशनल मीडिया में दबा दबा कर बोला है कि उन्होंने हमारे 5 जेट गिरा दिए। अब मैं बोलता हूं कि नहीं गिराए, लेकिन सवाल यह है कि हमारी इतनी खराब कब से कम्युनिकेशन हो गई कि जब उनकी एयरफोर्स के स्पोक्सपर्सन घंटा घंटा भर पूरा ट्रांसपॉन्डर से पूरा कॉन्वर्सेशन निकालकर, पूरा रेडार सिग्नेचर दिखाकर इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हम अभी डिटेल्स नहीं देंगे? आप सीधे सीधे डिनाई कर दो। लेकिन हम डिनायल भी नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, और इसी इंफॉर्मेशन वैक्यूम में पूरा पाकिस्तान का ये जो पूरा एजेंडा है, ये जो पूरा नैरेटिव है, ये पूरे दुनिया में चल रहा है। याद रखिए, इंडिया में आप यूट्यूब चैनल और ट्विटर चैनल बंद करा सकते हो, लेकिन इंटरनेशनली लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां देता हूं, जहां टेलीग्राफ में पूरा का पूरा एक डिटेल्ड, और ये काफी प्रसिद्ध अखबार है इंग्लैंड का, काफी डिटेल्ड में पूरी अखबार में कैसी खबर छपी है, हाउ चाइना हेल्प पाकिस्तान शूट डाउन इंडियन फाइटर जेट्स। और इसमें जो पूरा रोल है, जो PL-15 का जो रोल है और जो PL-15 इक्विपमेंट दिया गया है, उसके बारे में बात की गई है। सवाल इसमें यह भी आता है कि इतने दूर से अगर टारगेट किए भी गए प्लेन्स तो कैसे किए गए, क्या ट्रैकिंग में भी कहीं ना कहीं चाइना का डायरेक्ट हेल्प है? ये सारी सीरियस सवाल हैं और इस पर डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। जो सवाल पूछ रहा है बस उसे बैन कर दे रहे हैं। लेकिन हमारे बैन करने से दसॉ एविएशन के शेयर प्राइस 5% कैसे नीचे गिर गए हैं, और कैसे चेंगडो एयरक्राफ्ट कंपनी के शेयर प्राइसेस में भारी उछाल आई है, ये सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, फाइनेंशियल टाइम में रिपोर्ट हो रही हैं। नो बेटर एडवर्टीजमेंट देन अ रियल कॉम्बैट situation, said Yun Shan, specialist in Chinese military affairs at the Smitten Center in Smitten Center at Washington DC. आपके और मेरे चीजों को डिनाई करने से सत्य नहीं बदलेगा, नैरेटिव नहीं बदलेगा, प्रोपेगेंडा नहीं बदलेगा। और ये चीज तो बिल्कुल सर्टेन है कि हम, डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमारे पास ऐसी सरकार है जिसको अच्छी तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग आती है, कहीं ना कहीं इस नैरेटिव में बहुत बुरी तरीके से फेल हुई है। सवाल है क्यों? क्या सरकार ये सोच रही थी कि भैया हमारा तो एजेंडा है कि सिर्फ पॉलिटिकल विक्ट्री हमें चाहिए, जैसा कि हमने बालाकोट के बाद भी दिखा दिया था। अब दुनिया को तो हमने प्रूफ नहीं दिखाया कि हमने F-16 डाउन किया है, लेकिन देश में हमने ये दिखा दिया, जबकि पाकिस्तान ये बात पर टम टम करता रहा कि भैया हमने तो चाय पिला दिया आपको, लेकिन देश में हमने नैरेटिव जीत लिया, वोट जीत लिए तो हमारा काम हो गया। क्या सरकार इस बार भी सोच रही थी कि भैया नैरेटिव तो हमें देश में जीतना है, जो बाहर जिसको जो लिखना है वो लिख दे? वो बैकफायर करेगा इस बार, क्योंकि दुनिया काफी बदल चुकी है, इंफॉर्मेशन फ्लो सबके पास है।
और इंफॉर्मेशन फ्लो की अगर हम बात करें तो ये भी देख लीजिए कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल मीडिया है वो काम कर रही है जो हमें करना चाहिए था। हमें फोकस करना चाहिए था, हमारी मीडिया को फोकस करना चाहिए था, हमारी मीडिया को एक्सपोज करना चाहिए था कि किस तरीके से जो पाकिस्तान में टेरर अटैक हैं, मुरीद के है, बहावलपुर है, वहां कैसे कैसे टेरर अटैक्स और क्यों वहां टेरर का डेन था, जो कि स्काई न्यूज कर रही है। ये काम हमारे चैनल्स को करना चाहिए था कि कैसे वहां से टिकटॉक, यूट्यूब, मैंने उन लोग ने जियो टैग करके पता किया है कि अलकायदा के सपोर्टर्स उस मरकज में थे, उस एरिया में थे। ये टेरर इंडोक्ट्रिनेशन कैंप्स बिल्कुल हो सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया कहीं और ही बिजी थी। हमारी मीडिया को, सरकार को भी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी जब हमारी मीडिया जाकर कराची पोर्ट को निस्तो नाबूद कर देती है, हमारी मीडिया जाकर पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तबाह नहीं कर देती है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर भी घुस जाती है, कू भी करा देती है और मुनीर को अरेस्ट भी करा देती है। और मजाक अभी मैं प्ले नहीं करूंगा, लेकिन हमारे इसी मीडिया का मजाक बन रहा है इस समय। पाकिस्तान में इसी चीज के मीम्स बन रहे हैं इसी समय। लेकिन जब पूछा जाए ये सवाल, जब दिखाया जाए ये सवाल, तो फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने हमें क्या कहा था, सुनिए। We have also seen in some of the remarks that have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. पाकिस्तान की मीडिया की हालत तो काफ़ी खस्ता हो ही चुकी है। पाकिस्तान के तो रिपोर्टर्स को सरकार उठा लेती है, गायब कर देती है। लेकिन फिलहाल इंडिया भी उसी तरफ जा रही है। जब यहाँ 8,000 ट्विटर अकाउंट्स गायब हो जाते हैं, वायर का वेबसाइट गायब हो जाता है, 4 PM गायब हो जाता है, नेहा सिंह राठौर पर FIR हो जाती है, मेडूसा पर FIR हो जाती है। सिंपल सवाल उठाने के लिए ये हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप ऐसे लोगों को इनकरेज करते हो, ये जो मॉब मेंटालिटी है इसको इनकरेज करते हो, सरकार पर सवाल उठाने वालों को टॉर्चर करना जब आप शुरू कर देते हो, तो आप उसे रोक नहीं पाते हो। इसीलिए सिचुएशन आज ये हो गई है कि खुद विक्रम मिस्री, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, बहुत बढ़िया तरीके से प्रेस ब्रीफिंग्स दिए थे, आज उनको ही अपने पोस्ट्स को प्रोटेक्ट करने पड़ रहे हैं क्योंकि उनके डॉटर को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने रोहिंग्यास को लीगली रिप्रेजेंट किया है। रोहिंग्या है नहीं या उनको माने एक्चुअली फंडिंग नहीं कर रही हैं, लीगली रिप्रेजेंट किया है, तो वो गुनाह हो गया है, वो सिन हो गया है, जिसका भरपाई, जिसका खामियाजा विक्रम जी को भरना पड़ेगा। ये सिचुएशन पर हम आ चुके हैं। तो आपस में एक दूसरे को मार काट के खाकर किसी और को गिल्टी दिखाकर, हो सकता है अब इसके बाद हमारा भी नंबर आ जाए क्योंकि हमने सवाल उठा दिया है। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसने हमारे मिलिट्री के बहुत बढ़िया काम करने के बावजूद, चाहे आपने उनको एकदम आनंद फानंद में भेजा हो, उन्होंने जितना बढ़िया काम कर सकते थे उन्होंने किया, उनको आपने पूरा मौका नहीं दिया। अगर ये वॉर थोड़े दिन और चलता, ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़े दिन और चलता, तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ज्यादा एक्सपोज हो जाता। जो सवाल जिन्होंने उठाए उनको आपने बहुत बुरी तरीके से रौंदा, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आपने आगे बढ़ने दिया और उन्हें वॉर को एज ए विक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए दिया। मैं इंटरनेशनल प्रेस में क्या क्या लिख रहा है मैं नहीं बताऊंगा, आप जाकर खुद देख लीजिए। और अब शुरू होता है, फाइनली बोलूंगा, अब शुरू होता है डिफेंस स्ट्रेटजी। अब डिफेंस स्ट्रेटजी क्या हो गई है? नहीं, ये तो पॉज है, ये अग्रीमेंट नहीं है, ये सीज फायर नहीं है। अमित मालवीय भी वही कर रहे हैं, राहुल शिवशंकर भी वही कर रहे हैं, BL संतोष भी वही कर रहे हैं, अमीश भैया भी वही कर रहे हैं, BND, सब काम वही चल रहा है कि अब कैसे पॉपो के बचाव में आए। और मैं तो बोलूंगा कि भैया बचाओ ही सही, लेकिन ये जिस तरीके से आपने इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड किया है और जिस तरीके से आपने पाकिस्तान को एडवांटेज दिया है, जिस तरीके से आपने अमेरिका को एडवांटेज दिया है, वो हमारे देश के छवि के लिए और हमारे फोर्सेस के लिए अच्छा नहीं है। हमारे फोर्सेस के लिए काफी डीमोरलाइजिंग है। और हमारे देश के जो पूरे लोग, माने चाहे वो आलोचक हो, चाहे वो सपोर्टर हो, चाहे वो दूसरे पार्टी के लोग हो,
हर कोई बंदा सरकार को विदाउट अ डाउट, विदाउट अ क्वेश्चन सपोर्ट कर रहा था। या तो आप सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे थे और आप सोच रहे थे कि भैया इसके बाद तो मुझे वोट मिल जाएंगे, या तो आपने बहुत भीषण तरीके से गलत कैलकुलेशन किया है और आपको इसको ठीक करने की दरकार है। क्योंकि जिस तरीके से आपने इसको अभी छोड़ा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पूरे देश में और दुनिया में इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, दुख है, और इसको चेंज करने की दरकार है। अब वो कैसे करोगे? नैरेटिव बिल्डिंग भैया आपका डिपार्टमेंट है, हमारी फोर्सेस तो तैयार रहेंगी, ये मुझे मालूम है, लेकिन आपको देखना है कि आपने किया क्या और इतना बुरा रायता फैलाया कैसे। इसका जवाब तो हमें मिलना जरूरी है।